हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एम जुडिशरी। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट ईयर मेंस में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था जो 25 मार्क्स का था और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ऑम्बुड्समैन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट के साथ शुरू करना चाहती हूँ जो लॉर्ड एक्टन का है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी को पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाती है तो ज्यादातर केसेस में वो उसका मिसयूज करते हैं। जो पावर दी जाती है उसके कुछ लिमिट्स होते हैं लेकिन अक्सर लोग उस लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं और वो पावर जो है वो अनलिमिटेड तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो सोसाइटी है वो काफी अफेक्ट होती है और जो पब्लिक फेथ है पूरे के पूरे सिस्टम में, वो पब्लिक फेथ जो है वो खत्म हो जाता है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में। और जो सबसे ज्यादा इस पावर का इस्तेमाल होता है वो करप्शन करने में होता है। करप्शन नॉट ओनली ईट्स इनटू पब्लिक लाइफ बट इट आल्सो वीक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, thereby diluting public faith and trust in that system. Hence, in order to stop such occurrences, it is necessary to redress public grievances in a timely manner. Ombudsman जो है इंस्टीट्यूशन, इसका डेवलपमेंट इसीलिए किया गया ताकि वो ऐसे मैटर्स को डील कर सके जहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एग्जीक्यूटिव के द्वारा ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे नहीं होना चाहिए। वो अपनी एक सीमा में ही इस्तेमाल होना चाहिए, पर उसको देखने के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो इस रीजन की वजह से जो है वो ऑम्बुड्समैन का डेवलपमेंट किया गया। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ऑम्बुड्स है उसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक whose primary job is to act as a savior of public interest। पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करना उसका पहला कर्तव्य होता है और ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। किसका? हमारा, जनता का। और ऑम्बुड्समैन को इसीलिए एक डेलीगेट, एक एजेंट, ऑफिसर और कमिश्नर कहते हैं। ऑम्बुड्समैन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिटीजन्स के कंप्लेंट को डील करता है, वो कंप्लेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से रिलेटेड होते हैं और ऐसे एक्शंस जो अनफेयर होते हैं। जनरली जो है ऑम्बुड्समैन एक हाई ऑफिसर होता है या आप इसको जज भी कह सकते हैं। इसको पार्लियामेंट अपॉइंट करती है एंड ही इज नॉट एन ऑफिसर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की और किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होता है एंड इज इन अ पोजीशन टू थिंक एंड डिसाइड objectively. So we can say he is watchdog against Mala administration and the protector of little man. The earliest democratic institution created in the world for the redressal of citizens' grievances is the Scandinavian Institution of Ombudsman। सबसे पहले जो इस बात का एहसास जिस कंट्री को हुआ कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ऐसे मैटर्स को डील कर सके, सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को देख सके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के मिसयूज से एग्रीव्ड होते हैं, जो काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये ऐसा सबसे पहले स्वीडन पहली कंट्री थी जिसने ऑम्बुड्समैन ऑफिस का क्रिएशन किया था, 1809 में है। इन डिफरेंट कंट्रीज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बुड्समैन इज क्रिएटेड जो सिटीजन्स के कंप्लेंट्स को डील करे और टू मेक श्योर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट्स। तो स्वीडन के बाद जो कंट्रीज थी उसमें थी डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो जिन्होंने ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया। ये देखा गया है कि जिस कंट्री में ये इंस्टीट्यूशन है वहां करप्शन के केसेस कम हैं और इंडिया में इस इंस्टीट्यूशन को लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि इंडियन सिनेरियो क्या रहा है इस पूरे के पूरे एक इंस्टीट्यूशन को लेकर के। तो 1964 में सबसे पहले सनातनम कमेटी आई थी जिसने एक एंटी ग्राफ्ट बॉडी का रिकमेंडेशन दिया था ऑम्बुड्समैन की बॉडी के ही पैटर्न पे और ये कहा था कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए फॉर एड्रेसिंग करप्शन केसेस और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में उसकी स्थापना की गई थी।
हालांकि इसके बाद भी एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जो कॉमन मैन के ग्रीवेंसेस को डील करे, जैसा कि स्वीडन में था। तो वो स्वीडिश पैटर्न पे भी हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी। उसके बाद हमारा पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 67 में, और इसने भी जो है वो ऑम्बुड्समैन के लिए रिकमेंडेशन दिया था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इंडिया में भी होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया, इसने भी सेम जो है वो रिकमेंडेशन दिया था। हालांकि इसने उसको राष्ट्रीय लोकपाल के नाम से एक नाम दिया था उसको, कि राष्ट्रीय लोकपाल के नाम से वो जाना जाना चाहिए। इसमें एक करुणानिधि का केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, मतलब कि जो इस पूरे के पूरे लोकपाल के जुरिडिक्शन के अंदर थे, उनसे ऐसा नहीं था कि पॉलिटिशियंस बचने वाले थे, उनको भी इस लोकपाल के जुरिडिक्शन के अंदर लाना इनका जो है वो एक इंटेंशन था। आइए हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के कुछ क्या रिकमेंडेशन थे। तो पहला उनका रिकमेंडेशन था कि जो लोकपाल है वो सेंटर और स्टेट में जितने भी मिनिस्टर और सेक्रेटरीज हैं उनके अगेंस्ट जो कॉम्प्लेन है वो डील करेगा, और लोकायुक्त जो है वो स्टेट से रिलेटेड करेंगे। इस दोनों बॉडीज के, लोकपाल और लोकायुक्त के लिए उसने कुछ फीचर्स रिकमेंड किए थे, जिसमें रिकमेंडेशन था कि वो इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो, उनका एक्ट जो है वो मतलब उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस होगा इन्वेस्टिगेशन का लोकपाल और लोकायुक्त का, वो इनफॉर्मल होना चाहिए और प्राइवेट में कंडक्ट होना चाहिए। उनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और इंटीग्रिटी के साथ होना चाहिए, मतलब उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उनके अपॉइंटमेंट्स में। डिस्क्रिशनरी पावर जो सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर्स यूज करते हैं वो भी इनकी स्क्रूटनी के अंदर आना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है तो आप उसका भी अनलिमिटेड रूप से इस्तेमाल करोगे, कहीं भी कैसे भी कर लोगे। तो वो डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो भी इनके जुरिडिक्शन के अंदर आना चाहिए, कि वो भी उसका भी एक जो है वो एग्जामिनेशन होना चाहिए कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। जो जुडिशियल बॉडीज हैं वो लोकपाल और लोकायुक्त के प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी, और जो लोकपाल और लोकायुक्त हैं वो गवर्नमेंट से किसी पिक्यूनरी बेनिफिट्स का उम्मीद नहीं रखेंगे। और लोकपाल के फॉर्मेशन पे जो मेन रिकमेंडेशन था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का, वो ये था कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी से कंसल्ट करेगा। इनका टेन्योर 5 इयर्स के लिए होगा और री अपॉइंट के लिए एलिजिबल होंगे। इनका रिमूवल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तरह होगा, मतलब कि इनका रिमूवल इतना आसान नहीं होगा, वो प्रोसीजर इतना आसान नहीं होगा इनको रिमूव करना। लोकपाल जो है वो फ्री होंगे कि वो अपने स्टाफ को खुद से चूज करेंगे और उनके कंडीशंस भी वो डिसाइड करेंगे। जो बजट है वो पार्लियामेंट के पर्व्यू के अंदर नहीं आएगा, और जो लोकपाल है वो अपना एनुअल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को सबमिट करेगा। इसमें जो है ये भी पावर इंक्लूड था कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्टिविटीज है उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, देन बाय आइदर द ऑकरेंसेस ऑफ मिनिस्टर और द सेक्रेटरी। और अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है उस एक्टिविटीज से एग्रीव्ड होता है तो वो उस मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, और ये लोकपाल का डिस्क्रिशन होगा कि वो किस कंप्लेंट की जो है इंक्वायरी करेगा और उसके इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस करेगा। तो ये सारे ही बहस चले इंडिया में लोकपाल के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, कि इंडिया में भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के मिसयूज को रोक सके और पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुन सके। फाइनली जो है जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया गया। हमारे जज थे संतोष हेगड़े, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं प्रशांत भूषण। ये एक एंटी करप्शन बिल था। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोकपाल है वो लोकपाल जो है वो ऑम्बुड्समैन का ही सिनोनिम है, और लोकपाल जो है वो एक संस्कृत वर्ड से निकला है जिसमें लोक का मतलब होता है पीपल और पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर और केयर टेकर। सो लोकपाल इज अ केयर टेकर ऑफ पीपल। इन सिंपल टर्म, Lokpal is an official who is designated to assist to overcome the delay, injustice or impersonal delivery of services. तो ये जो एंटी करप्शन बिल था इसको ड्राफ्ट किया गया, और इसमें ये था कि जो है जन लोकपाल का अपॉइंटमेंट हो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो
और करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करे, और पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए और 1 साल में ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई पर्सन इसमें गिल्टी मिलता है तो वो कॉम्प्लेंट से जो है वो 2 साल के अंदर ही उसको जेल होनी चाहिए, और इसमें उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो कॉन्फिस्केट हो सकती है। आपको पता है कि इस बिल के लिए जो अन्ना हजारे हैं वो भी अनशन पे बैठे थे, और फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई और ये बिल जो है वो आया। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2011 ये आया लोकसभा में सबसे पहले 22 दिसंबर 2011 को, और ये 27 दिसंबर को ही पास भी कर दिया गया था लोकसभा के द्वारा। उसके बाद से ये राज्यसभा में गया था 29 दिसंबर को, और बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी इस पे, लेट नाइट डिस्कशन हुई थी। इसीलिए वोटिंग कंडक्ट नहीं कराया गया था, करा पाया गया था समय की कमी की वजह से। उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट कमिटी ऑफ राज्यसभा को रेफर कर दिया गया फर्दर रिव्यू के लिए 21 मई 2012 को। उसके बाद जो है राज्यसभा ने 17 दिसंबर 2013 में इसको पास किया कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स के साथ, और अगले दिन लोकसभा ने पास किया, मतलब कि 18 दिसंबर को। और फाइनली जो है इसको अप्रूवल मिला प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से 1 जनवरी 2014 को, और ये फोर्स में आया 16 जनवरी 2014 को। जो इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि लोकपाल जो है सेंटर में उसके जुरिडिक्शन में वो केसेस थे जिसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पब्लिक सर्वेंट किसी करप्शन केसेस में कन्विक्टेड था, वो उससे रिलेटेड किसी केस को इनिशिएट कर सकता था। इसके जुरिडिक्शन में जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी आ रहा था ये एक्ट के हिसाब से, लेकिन except on the charges of corruption relating to the public order, international relations, security, space and atomic energy, इन केसेस से रिलेटेड पे वो तब तक नहीं कर सकता था जब तक कि फुल बेंच ऑफ लोकपाल और कम से कम 2/3 ऑफ मेंबर्स जो हैं वो इंक्वायरी को कंसेंट ना दे दें। और ये पूरा का पूरा जो इंक्वायरी है वो रिकॉर्ड किया जाएगा कैमरा में, और ये लोकपाल के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो जो है वो रिकॉर्डिंग पब्लिश ना करे। उसके बाद से लोकायुक्त जो है वो सेक्शन 63 के हिसाब से अपने पावर्स का जो एक्सरसाइज है वो स्टेट्स में कर सकते हैं। हालांकि ये एक्ट इतना सफल नहीं रहा लोकायुक्त के पावर को डिफाइन करने में कि उनका एक्सटेंट क्या होगा, किस सीमा तक वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से इस एक्ट के अंदर जो लोकपाल है वो पब्लिक सर्वेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है या अटैचमेंट कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर वो प्रॉपर्टी किसी करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू अर्न की गई है। फिर आता है कि जो लोकपाल है वो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनके लिए ये मैंडेट कर सकता है कि जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो उनको डिक्लेयर करे, और साथ ही साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के और अदर डिपेंडेंट्स के भी। तो ये जो है पूरे के पूरे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट का कुछ मेन फीचर्स था। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पावर है वो आपके चैप्टर 8 सेक्शन 25 से 34 में दिया गया है, जहां पे लोकपाल जो है वो डायरेक्शन दे सकता है आपके दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो लोकपाल का पावर है उसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी उसके पास सर्च एंड सीजर का भी पावर होगा और किसी भी एसेट को अटैच करने का भी पावर होगा। तो ये जो है लोकपाल के और लोकायुक्त के कुछ पावर्स है जो इस एक्ट के द्वारा दिए गए हैं। अब आते हैं जो इनके रिमूवल होते हैं, लोकपाल जो चेयरपर्सन होता है या जो अदर मेंबर्स होते हैं इनके रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। तो इसमें जो सेक्शन 37 है उसने मेंशन किए हैं प्रोसीजर। हालांकि इनका प्रोसीजर इतना आसान नहीं है इनको रिमूव करना, और चेयरपर्सन या अदर मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसके लिए एक रेफरेंस बनाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन जो है वो कम से कम 100 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा साइन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के उस रेफरेंस के फाइनल रिपोर्ट पे ही जो है वो इनको रिमूव किया जा सकता है। हालांकि तब तक प्रेसिडेंट जो है वो उनको सस्पेंड कर सकता है इंतरिम ऑर्डर पे जब तक कि वो उस रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता है। तो ये तो रेफरेंस के केस में हो गए। अगर कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो उनको बिना रेफरेंस के भी रिमूव कर सकता है उनके ऑफिस से, उसमें है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए या वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, और या फिर जो है वो अनफिट है बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी।
तो ऐसे केसेस में लोकपाल को रिमूव किया जा सकता है। एक बात और जान लीजिए कि जो भी पर्सन कोई कंप्लेंट करता है लोकपाल में, और अगर वो फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती है, अगर उस कंप्लेंट्स का कोई ग्राउंड नहीं है, उसने बस ऐसे ही कर दिया है, तो उसके लिए भी है कि अगर वो कन्विक्टेड होता है तो उसको इसमें पनिशमेंट दी जा सकती है, जो कि पनिशमेंट 1 साल की होगी और 1 लाख रुपए तक का उस पे फाइन भी लग सकता है। हालांकि अगर उसने गुड फेथ में कंप्लेन किया था तो फिर उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा। लेकिन वो भी जो पब्लिक है वो भी का मिसयूज नहीं कर सकती है कि वो किसी के भी अगेंस्ट जाकर के कंप्लेन कर दे। उसके बाद से हमारा लोकपाल और लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया, जिसमें 2 सेक्शंस को अमेंड किया गया। सबसे पहला था सेक्शन 44। सेक्शन 44 जो ये कहता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होंगे वो अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स जो होंगे उनका डिटेल जो है वो डिक्लेयर करेंगे, और उसके डिक्लेरेशन का क्या मैनर होगा वो 59(2) के जो है उससे डील करता है। तो ये पूरा का पूरा एक्ट जो है वो इंडिया में काफी हल्ला होने के बाद में, काफी मशक्कत होने के बाद में, काफी लोगों के, जो इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो नहीं चाहते थे कि ये बिल आए, ऐसा करने के बाद में फाइनली जो ये बिल आया और ये एक्ट बना, जिसके अंदर लोकपाल को ऐसे पावर्स दिए गए हैं और लोकायुक्त को स्टेट के लिए ऐसे पावर्स दिए गए हैं। और अभी जाकर के रिसेंटली 27 मार्च 2019 को हमारे पहले लोकपाल जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, पिनाकी चंद्र घोष, जो कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। इसको पूरा पढ़ने के बाद में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल आपके पास में एक पर्याप्त नॉलेज होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।